दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? मैं आपका दोस्त रवि कौशिक। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको पूर्ण विराम में से कोई ना कोई आपको विराम दे देंगे और कह देंगे कौन सा विराम है आप बताइए। तो अगर आपने ये वाला टॉपिक जो मैं आज समझाने वाला हूँ अगर आपने ये पढ़ रखा होगा तो आपका इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ख़राब नहीं होगा, यह मेरा आपसे दावा है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सारे विराम चिन्ह आपके लिए लेकर आया हूँ और ये 2-3 मिनट की वीडियो ही आपके पेपर में मार्क्स अच्छे बनवा देगी। क्योंकि दोस्तों एक एक नंबर हमारे पेपर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को फटाफट से शुरुआत। जैसे कि पहला है यहाँ पर पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का दोस्तों चिन्ह ऐसा होता है, जैसे आपने किसी पंक्ति के एंड में देखा हो तो पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसा होता है। अभी मैंने आपको खोल खोल कर भी बताऊंगा, पहले आप फिलहाल यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि अल्प विराम, कोमा का चिन्ह आपने देखा ही होगा, छोटा सा कोमा का चिन्ह लगता है। अर्धविराम ऐसा होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप हमेशा जानते होंगे, तो आपने देखा होगा ऐसा होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको नेक्स्ट और दिखाता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि अगला चिन्ह है हमारा विस्मयबोधक विराम चिन्ह। दोस्तों आपने देखा होगा दुख, अधिक खुशी और ऐसी जगह लगने वाला जो चिन्ह होता है उसे कहते हैं विस्मयबोधक विराम चिन्ह। ठीक है, अवतरण विराम चिन्ह या उदाहरण विराम चिन्ह, इन्हें ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं। आपने कभी बुक के बीच में देखा होगा ऐसे ऐसे बने रहते हैं और उसके बीच में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी रहती है। अब दूसरा हमारा योजक चिन्ह या संबंध चिन्ह। दोस्तों ये आपने देखा होगा जैसे रात और दिन के बीच में जैसे लिखा रहता है ना, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा अपूर्ण विराम या न्यून विराम या विवरण विराम। ये तीनों नाम इसी के ही है। अगर आपको विवरण विराम दे दे, न्यून विराम दे दे या अपूर्ण विराम दे दे तो आपको सेम यही चिन्ह पे आपको टिक करना है। क्योंकि ऑप्शन वहाँ पर ABCD रहेगा तो आपको उसी पे टिक कर देना है। क्योंकि आप जब आज पढ़ोगे तो आपका ध्यान बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगा कि विराम चिन्ह होते कैसे हैं और ये कैसे कैसे होते हैं और क्या चीज़ है इनमें। चलिए दोस्तों फटाफट से करते हैं पहला विराम चिन्ह स्टार्ट। पूर्ण विराम, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसा होता है देखने में, जैसा कि नाम के अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि पूरी तरह रुक जाना। सामान्यतः पूर्ण विराम के उपयोग के 2 नियम हैं। पहला, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम से टूट जाए, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। जैसे कि देखो यहाँ भी हो गया। ठीक है, जैसे मैं जाता हूँ, बिल्कुल टूट गया तार, तो ये हो गया। वह बहुत सुंदर है, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल एंड हो गया तो यहाँ आ गया। यह घोड़ा है, बिल्कुल यहाँ पर एंड हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह आएगा। अब हम नेक्स्ट चिन्ह की तरफ चलते हैं। अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह ऐसा होता है, मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि क्षण भर या थोड़ी देर का विराम अथवा विश्राम, अर्थात पढ़ते समय थोड़े समय के लिए रुकना या ठहराव, इस ठहराव के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मुझे, तुम्हें और उसको भी विद्यालय जाना चाहिए। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान वन से अयोध्या आए। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि कोई नाम के पीछे लग रहा है यहाँ पर हल्का हल्का सा, यही आपका जो है अल्प विराम है, इसे हम कोमा भी कहते हैं। उपयुक्त उदाहरणों में 2 या 2 से अधिक पदों के अलगाव के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अर्धविराम। आप इस वीडियो को दोबारा भी देख लेना, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आने का दोबारा आप इसे देख सकते हो। अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह ऐसा होता है, आप ध्यान रख लेना, आप बना कर कई बार देख लेना, बना कर देख लेना कि ऐसे ही अर्धविराम चिन्ह होता है। क्योंकि पेपर में आपके सेम ऐसे ही आपको कोमा दे देगा और कहेगा कि बताओ अर्धविराम चिन्ह कौन सा है, अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। जब किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग रखने एवं स्पष्ट विराम स्थान दर्शाने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम का अपेक्षा अर्धविराम अधिक समय के ठहराव के लिए दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी अल्पविराम से अधिक समय के लिए अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सूर्य अस्त हुआ, आकाश लाल हुआ, वराह पोखरे से उठकर घूमने लगे, मोर पंख फैलाकर नाचने लगे, चिड़िया भी चहचहाने लगी। तो दोस्तों ये सब जो है हमारे अर्धविराम के नियम है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो आप तुरंत ही समझ जाओगे पहली बार में। प्रश्नवाचक चिन्ह आपने देखा होगा ऐसा होता है, आपने कई बार यूज भी किया होगा। जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है कि प्रश्न बोधक वाक्य में प्रश्नवाचक विराम लगता है। ऐसे ही वाक्य में एक से अधिक प्रश्न हो तो प्रश्न विराम या तो अंतिम प्रश्न के बाद लगेगा या प्रत्येक प्रश्न के अंत में लग सकता है। जैसे कि प्रश्न विराम लगाने की कुछ स्थितियाँ है, जैसे क्या आप दिल्ली से आ गए, भाई किसी ने प्रश्न पूछा तो यहाँ पर प्रश्न विराम चिन्ह लग गया। आप अयोध्या कब जाओगे, यही प्रश्न पूछा तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह काफ़ी आसान है, इसमें कब, क्यों, कैसे, ये सब चीज़ें आती है, इसे देखकर आप तुरंत पहचान जाओगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा विस्मयबोधक विराम चिन्ह। विस्मयबोधक विराम चिन्ह मैंने आपको बताया था, दुख सुख ये सब जो चीज़ होती है, एकदम से ही आश्चर्य होना, भय होना, ये सब चीज़ जो होती है वहाँ पर हमारा यही विराम चिन्ह आता है। जैसे कि विस्मय विराम चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, भय, हर्ष और तीव्र मनोवेग
प्रदर्शित करने के लिए होता है और वाक्य का प्रयोजन उत्तर पाने का नहीं होकर भाव के प्रकटीकरण का होता है। इसका संबंध मनवेग के अधिक्य का होता है, ना कि सिर्फ संबोधन के लिए। दोस्तों आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना क्योंकि आपके पूरे समझ में आ जाएगी। इसके प्रयुक्त होने के कुछ सामान्य स्थितियां हैं, जैसे वाह, एकदम से आया, वाह वाह कितना अच्छा बोलते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह आ रहा है एंड में, वाह वाह कितना अच्छा बोलते हो, एकदम से मैं आश्चर्य हुआ, तो इसलिए हमारे यहाँ पर ये विस्मयबोधक चिन्ह हमारा आया, विस्मयबोधक चिन्ह हमारा आया। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। अवतरण चिन्ह या फिर उदाहरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह। अब इसे देखते हैं। अवतरण उदाहरण चिन्ह के दो रूप होते हैं, जैसे कि एकल में तो ऐसा आ गया सिंगल रहेगा, दोहरा में डबल रहेंगे एक ही जगह पे। ठीक है, इनका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किए जाते हैं, जैसे कि जहाँ किसी पुस्तक में कोई वाक्य या अवतरण जो क्या तो उतार लिया जाए या किसी के पूरे कथन के उदाहरण हो, वहाँ युगल उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आपको पता चला होगा क्या चीज़ बताई गई है इस वाक्य में। और जहाँ वाक्य के एक अंश अथवा शब्द का उदाहरण हो, वहाँ एकल उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे महात्मा ने कहा मनुष्य नश्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा दोहरा एकल चिन्ह, दोहरा वाला चिन्ह जो है हमारा यूज किया गया है। जैसे कामयानी की कथा संक्षेप में लिखी है, तो कामयानी के लिए हमने एकल वाला जो है हमारा अवतरण चिन्ह प्रयोग किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है हमारा, अगले वाला है हमारा अपूर्ण विराम चिन्ह या न्यून विराम चिन्ह या विवरण चिन्ह। इन तीनों का नाम यही है, ऐसा इसका चिन्ह है। दोस्तों इस विराम चिन्ह का प्रयोग अत्यंत आकस्मिक होने पर अथवा किसी उदाहरण द्वारा कोई अभिप्राय व्यक्त करने की दिशा में अथवा किसी कथन में एक से अधिक उदाहरण देने पर उदाहरण के पहले उपयुक्त होता है। अर्धविराम की अपेक्षा अपूर्ण विराम में कुछ अधिक देर तक रुकना पड़ता है। जैसे दोस्तों अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या है, राम घर जाता है, उदाहरण के बाद अपूर्ण विराम लगाया, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कोई बड़ी चीज़ थी यहाँ पर विज्ञान, और उसके बाद में यहाँ पर लगाया तुलसीदास क्या चीज़ बताएगा इसके बारे में, एक अध्ययन। तो दोस्तों अर्धविराम की अपेक्षा पूर्ण विराम कुछ अधिक देर तक रुकना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों समतामूलक चिन्ह देख लेते हैं। अब समतामूलक चिन्ह किसे कहते हैं, अब ये देखते हैं। समानता के अर्थ में प्रयुक्त होने को समतामूलक चिन्ह कहते हैं, सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि दिन दिवस, रात रात्रि, अचला पृथ्वी। दोस्तों आपने बराबर का चिन्ह, जो मैथ का बराबर का चिन्ह है, इसे ही समतामूलक चिन्ह कहते हैं, यानी कि बिल्कुल ये समान कर देता है इधर और उधर की चीज़ों को। अगला चिन्ह हमारा तारक चिन्ह। तारक चिन्ह का प्रयोग फुट नोट देने में किया जाता है और उन्हें रखकर ऊपर के शब्द अथवा तर्क, वाक्यांश अथवा वाक्य से संबंधित रखने वाले अंशों को पृष्ठ के नीचे लिखते हैं। जैसे कि ये चिन्ह ऐसे होते हैं। वैसे इस चिन्ह में से अब तक भी कोई भी क्वेश्चन हमारा पूछा नहीं गया है, लेकिन आप फिर भी इसकी तैयारी करके चले जाना, क्या पता पूछ ले। अब दोस्तों अगला है हमारा त्रुटि विराम चिन्ह। इस चिन्ह को हंस पद भी कहते हैं। जब कोई वाक्य, शब्द अथवा अक्षर अथवा वाक्य का प्रकाशन किया जाता है और लेख में जहाँ छूट हुआ हो, छूटा भाग दिखाई दे, वहीं पर त्रुटि विराम चिन्ह लगाते हैं। त्रुटि विराम चिन्ह ऐसा होता है, लगाकर वाक्य के ऊपर अथवा पृष्ठों के किनारे हाशिए एवं उसे लिखा जाता है। जैसे श्याम आज, यहाँ पर कोई चीज़ होगी, नहीं जाएगा या जाएगा, तो यहाँ पर कोई चीज़ हमें लानी है, तो उसके लिए हम त्रुटि चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे। शाम लकड़ी काटेगा, तो ही के लिए हमने ये चीज़ यूज कर ली यहाँ पर। यानी कोई भी चीज़ अगर आपका छूट जाता है, किसी आप लाइन लिख रहे हो और उसके बीच में अगर आपकी कोई भी चीज़ छूट जाती है, तो आप वहाँ पर ऐसे बना सकते हो, उससे दूसरा ये समझ जाएगा कि त्रुटि विराम चिन्ह है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारा कोष्टक चिन्ह। ये तो आपने मैथ में भी देखा हो, छोटा कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ, मंझला कोष्ठ। ठीक है, तो कोष्टक चिन्ह क्या होता है, कोष्टक के भीतर मुख्यतः उसी सामग्री को रखते हैं। जैसे क्रिया के भेद, सकर्मक और अकर्मक के उदाहरण दीजिए। किसी कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए, जैसे आपके सामर्थ्य शक्ति को मैं जानता हूँ। नाटक में अभिनय आदि प्रकट करने हेतु, जैसे मेघनाद कुछ आगे बढ़कर, लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ। विषय विभाग सूचकांक, अंकों अथवा अक्षरों को प्रकट करने के लिए, जैसे संज्ञा के 3 भेद, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो इन सब के भेद को जब हम सही से दर्शाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, एक कोष्ठ बना देते हैं, जिससे कि वो चीज़ उसके अंदर, जैसे कोई चीज़ है पैराग्राफ, उसमें आपको अपना नाम दिखाना है, तो आप उसे उसके अंदर लिख दोगे तो आपका वो हाईलाइट हो जाएगा। यानी कि लाघव चिन्ह बहुत ज़्यादा आसान होता है, आपने देखा भी होगा। लाघव चिन्ह
इसे संक्षेप सूचकांक चिन्ह भी कहते हैं। संक्षिप्त शब्दों के बाद लाखों विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे ITI, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा, डॉक्टर जब हम लिखते हैं तो उसके एंड में कोई चीज़ लगा देते हैं, जैसे कि हम चौधरी लिखते हैं तो उसके एंड में हम ये जीरो सी लगा देते हैं। तो यही हमारा लाघव चिन्ह होता है, जिससे कि हमारे पूरा शब्द ना लिखकर हम सिर्फ उस छोटे से चिन्ह को ही लगा दे, तो ये हमारा लाघव चिन्ह होता है। अब दोस्तों बात आती है योजक चिन्ह पे। योजक चिन्ह मैंने आपको बताया था दो, जैसे दिन और रात है, उसके बीच में कोई भी योजक चिन्ह लगेगा, यानी कोई भी चिन्ह लगेगा उसे योजक चिन्ह कहते हैं। यह सामान्य दो शब्दों को जोड़ता है, पर उनका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। यह शब्द संधि की तरह मिलकर एक शब्द नहीं बनाए जाते। व्याकरण में वह चिन्ह जो शब्द, पदों, उपवाक्यों आदि को जोड़ता हो योजक चिन्ह कहलाता है। उदाहरण के लिए लाभ हानि, आपने देखो लाभ और हानि, इसका मतलब होता है कि ये दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। लाभ, लेनी देनी, रात और दिन भी लिख सकते हैं आप, उसके बीच में जहाँ भी तुम्हें माइनस जैसा चिन्ह दिख जाए वहाँ पर आप योजक चिन्ह लगा सकते हो। या फिर आपके पेपर में ये चिन्ह बना के देते बोले कि कौन सा चिन्ह है, तो वहाँ पर योजक चिन्ह भी लिखा होगा, योजक चिन्ह पर आप राइट मार देना, तो आपका क्वेश्चन एकदम सही चला जाएगा। अब इसी में ही बता रखा है इन्होंने, संज्ञा का दोहराव करते हुए भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि घर घर, जंगल जंगल, कोना कोना। तो ये जो बीच में आपका चिन्ह प्रयोग हो रहा है ना, ये वाला, ये हमारा लाघव चिन्ह है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप इस वीडियो से कितना सीखे, अगर आपने कुछ सीखा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी जरूर दबा लेना, जिससे कि हम जब भी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास जाए। और दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहती है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर ही करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।